समुच्चय कक्षा 11 के विद्यार्थी आज से पहला चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण होना है तो अब शुरुआत से काम शुरू कर देंगे। इसके पहले त्रिकोणमिति इसलिए शुरू की थी कि उसका संबंध कुछ हाई स्कूल से था। इस चैप्टर का संबंध पीछे से एनसीईआरटी की बुक्स में है। अब यूपी में हमको पता नहीं कक्षा 6, 7, 8 में सेट है कि नहीं है, लेकिन नहीं भी अगर आपने नहीं भी इसको पढ़ा है तब भी इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वस्तुओं क्या है? वस्तुओं जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम तुमको पता आइडिया लग गया होगा कि वो 11 खिलाड़ी और 3 या 2 अतिरिक्त जो होते हैं वो जो हैं वो वस्तु हैं। जो उसके खिलाड़ी हैं वो वस्तु हैं। जैसे हमने कहा लेमन सेट, तो लेमन सेट के अंदर 6 गिलास और 1 जग, ये आपकी वस्तु हैं। कहने का मतलब सजीव भी निर्जीव भी जितनी वस्तुएं, जितनी चीज़ें आपको जो आपको दिखाई पड़ता है, इसको सबको हम वस्तु कहते हैं। जो भी आपको दिखता है, कप, प्लेट, कापी, किताब, मनुष्य, चिड़िया, गाय, घोड़ा, भैंस, जो भी आपको दिखता है वो हैं वस्तुएं। सुपरिभाषित क्यों कहा? परिभाषित के पहले सु क्यों लगाया? सु इसलिए लगाया जैसे हम कह दें कि अच्छे बच्चों का समुच्चय, अच्छे बच्चे का समूह। जब अच्छे बच्चे का समूह कहेंगे तो अच्छे बच्चे ये सुपरिभाषित नहीं है। परिभाषित हो सकता है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइन नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे अंकुश राठौर, इसके पहले पिछली कक्षाओं में आपको कहीं उसका नाम नहीं आता था, लेकिन अंकुश राठौर को बोर्ड ने 8वां स्थान दिया है। हमारे सब्जेक्ट में कोई बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, वही बच्चा आर्ट नहीं अच्छी बना पाता है, तो एक अध्यापक उसको अच्छा नहीं मानेगा। तो ये चीज़ वेल डिफाइन नहीं, अच्छे होना ये वेल डिफाइन नहीं है। अच्छे होना ये है कि यूपी बोर्ड की मेरिट में आए हुए बच्चों का समुच्चय, ये वेल डिफाइन है। लेकिन अच्छे बच्चों का समुच्चय ये वेल डिफाइन नहीं है। इसलिए सुपरिभाषित को इस पर समझ लीजिए कि ये निश्चित हो सके कि अमुक व्यक्ति उस समूह का सदस्य होगा अथवा नहीं। ये अगर है तो सुपरिभाषित, और अगर ये निश्चित नहीं है तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। इसलिए सुपरिभाषित को इस पर समझना चाहिए। इसका जो संकेतन जो इसका होता है, सामान्य तौर पे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से इसको निरूपित करते हैं। सेट को, कोई सेट का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सेट सदैव मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है और 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक सेट मैंने बनाया तो हमने कहा कि सेट सदैव मझले ब्रैकेट में और उसके अवयव 1 2 3 4 5 6। जो वस्तु मैंने कहा ये वस्तुएं हैं 1 2 3 4 5 6, और मझले ब्रैकेट रख दिया। ये समूह जो बन गया ये सेट कहलाया। इसमें इसको कैपिटल लेटर से देखिए मैंने डिनोट किया, ए बराबर, जो सेट है वो ए है। तो संकेत इसका सदैव कैपिटल लेटर में होता है। इसके अंदर हम जो अवयव लेते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखने की परंपरा है। ये सेट है। ये दूसरा सेट हम ले सकते हैं AEIOU। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सेट को लिखने 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक इसी प्रकार हम इसी बी सेट को हम इस प्रकार ले सकते हैं कि स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी अक्षर के स्वरों का समुच्चय। क्योंकि अगर हम ये न लिखते अंग्रेजी के तो हिंदी में भी हो सकते हैं, अंग्रेजी में कौन से लिखे जाएं ये कन्फ्यूज़न था, तो वो सेट नहीं होता। इसलिए अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी के स्वर आपके कौन होते हैं? ऊपर लिखा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 2 विधियाँ लिखने की हो गई। एक विधि कहलाती है गुण विधि, एक कौन सी कहलाती है? गुण विधि। और दूसरी कौन कहलाती है? सारणी विधि। ये जो गुण विधि है इसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं।
निर्माण विधि भी कहते हैं। और जो सारणी विधि है इसको सूची विधि भी कहते हैं और तालिका विधि भी कहते हैं, तालिका विधि भी कहते हैं। जो गुण ये आपके समुच्चय निर्माण विधि है, इसको लिखने का ये तरीका होता है। जैसे ये सेट है तो ये हमने ऐसे लिख दिया, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स कोलन निशान बनाते हैं और यहाँ पर एक्स बराबर जो इसका गुण हो, क्या है, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। ये आपका ये गुण विधि हो गई। सूची विधि कौन हो गई? सूची विधि आपकी ये हो गई, ए ई आई ओ यू। ये मैंने आपको तरीके बताए। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप और ध्यान दीजिए। जैसे कोई सेट आपका है 1 2 3 4 5 6, ये सेट है। अब यहाँ एक और ए में क्या संबंध है? एक और ए में संबंध है, उसको ऐसे लिखा जाता है, एक बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ पर पूछें 7 और ए में क्या संबंध है, तो 7 ए का अवयव नहीं है, इसलिए 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। कुछ इसके जो संकेत हैं उसको भी समझना आवश्यक है। तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। कोई भी अवयव अगर उस समुच्चय का है तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बिलोंग्स टू ए, और कोई अवयव नहीं है तो हम पढ़ते हैं 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। कुछ संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय होते हैं, इसको हमें याद करना चाहिए। जैसे संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, संख्याओं के, इनका उपयोग हम बहुत करते हैं आगे, इसलिए इसको याद ही करना चाहिए। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, एक होता है आई प्लस। आई प्लस क्या है? ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है। क्या है? आई प्लस को जेड प्लस भी लिखते हैं और ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। कहीं पर आई प्लस लिखा है तो इसको ये समझना पड़ेगा, ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है। और जेड प्लस हो, आई प्लस हो, तो ये प्राकृतिक संख्याएं भी हो जाती हैं। देखिए यन हो लिखा हो या आई प्लस लिखा हो या जेड प्लस लिखा हो, तो इसका सेंस जो होगा धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा। इसी प्रकार से दूसरा एक शब्द होता है डब्लू, ये होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। एक इसके बाद में होता है आई माइनस या जेड माइनस। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा आई माइनस का मतलब ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, जेड माइनस का मतलब ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ये मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, इसका उपयोग होगा, केवल ये लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, आपको समझना होगा क्या है। पूर्णांकों का समुच्चय, आई केवल अगर लिखा है तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें आई माइनस भी होगा, आई प्लस भी होगा और शून्य भी होगा, तो आई पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्यू, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्यू जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय। और टी ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय। आर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो है सी, ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। ये कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हम केवल सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी होता है, इसका जिक्र करूँगा। ये क्या है ये आगे बताया जाएगा, लेकिन 8 हैं कम से कम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
ये संख्याओं के कुछ समुच्चय के नोटेशंस हैं, ये सभी विद्यार्थियों को याद करने हैं। आज हमने इसकी शुरुआत की है और इस आधार पर हम आपको पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को सिखाएंगे और इसके बाद में आप लोग जो प्रश्न हैं उनको हल करके लाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। 1.1 प्रश्नावली है। 1.1 में अब आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उसके आधार पर पहली प्रश्नावली का उत्तर आप दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य लिखिए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सिंपल प्रश्न है। जे से प्रारंभ होने वाले जो अक्षर महीने हैं वो जनवरी, जून, जुलाई, ये माह सुपरिभाषित है। जे से अक्षर स्टार्ट होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई। इसमें निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, केवल सुपरिभाषित पर आपको दिमाग लगाना है, तो ये सुपरिभाषित है क्योंकि जैसे अक्षर प्रारंभ होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय संग्रह। अब आप समझ गए होंगे, मैंने मेधावी छात्रों का उदाहरण पूछा था कि कौन मेधावी छात्रों का संग्रह अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। अमुक बच्चा मेरी नज़रों में मेधावी है, किसी दूसरे आचार्य जी की नज़रों में वो मेधावी नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण के बारे में भी आता था, माँ सुदामा को तेज मानती थी और संदीपन कृष्ण जी को तेज मानते थे, तो ये मतभेद हो सकता है। इसी प्रकार से लेखक प्रतिभाशाली कौन है, तो लेखक प्रतिभाशाली ये परिभाषित नहीं हो किया जा सकता अथवा ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, मैं समझता हूँ इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग बता देंगे कि ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय हो सकता है, जितने बालक हैं सभी उसमें आ सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय हो सकता है। 100 से क्रम अंक लिख दीजिए, 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्याएं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी डेफिनिट है। कौन से अवयव आएंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने किताबें लिखी हैं वो सेट में आएंगे, जो नहीं लिखी हैं वो नहीं आएंगे। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं होगा। कभी कभी गाय घर में जो पालतू होती है वो सीधा जानवर माना जाता है, वो भी पैर मार देती है और चोट लग जाती है, किसी पैर के ऊपर पैर रख देती है, सींग चला देती है। इसलिए खतरनाक जानवरों का संग्रह कर पाना बहुत कठिन है। कुत्ता घर में पाला जाता है, वो भी कभी कभी काट लेता है, वो भी खतरनाक हो जाता है। जहाँ कुछ लोग शेर को अपने घर में पालते हैं, इसलिए कौन खतरनाक है इसको भी परिभाषित करना कठिन है, अतः ये परिभाषित नहीं होगा। 1 से 10 तक प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों की व्याख्या मैंने की है। और दूसरा प्रश्न देखिए, मैं आपको लगा कर बताता हूँ। ए बराबर दिया है एक सेट 1 2 3 4 5 6 बस, और इसमें ये कहता है कि ये निशान आप लगाइए। पहला लिखा है 5 और ए, इसके बीच कौन निशान लगेगा, ये ए है, ए बराबर। अब 5 इसमें है इसलिए ये निशान लगेगा। उसके बाद में 8 लिखा है और फिर ये ए लिखा है तो आप ये निशान लगाइए। 0 और ए लिखा है तो आप ये निशान लगाइए। मैं समझता हूँ इसमें 6 खंड हैं, ये सभी खंड आप लोग कर लेंगे, शेष खंड स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखिए। अब आप देखिए, रोस्टर रूप का मतलब सूचीबद्ध से लिखना। पीछे शायद रोस्टर हमने नहीं क्लियर किया कि रोस्टर ये जो आपको बताया था मैंने, सारणी विधि, सूची विधि और तालिका विधि, ये इसको रोस्टर विधि भी कहते हैं। ये रोस्टर भी है, रोस्टर। तो यही प्रश्न आ गया। इसमें निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए। देखिए ए बराबर लिखा है यक्स कोलन यक्स, एक पूर्णांक और आगे शर्त दिए है -3 लेस देन x इज लेस देन 7। ये आपका समुच्चय निर्माण विधि लिखा हुआ है। इससे आपको सूची विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो देखिए
-2 -1 0 और ये आपका 7 है, तो 1 2 3 4 5 6। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसका भाव ये होता है। यह सेट लिखा था समुच्चय निर्माण विधि, इसको सूची विधि से लिखना था। ये हमने प्रश्न 3 का पहला खंड बताया। इसमें भी कई खंड हैं, शेष खंडों को आप स्वयं हल करेंगे। शेष खंडों को स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद। और कोई परेशानी हो तो आप तुरंत कांटेक्ट करें।